नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल को सदन में पेश करने का फैसला किया गया। हालांकि बिल पर चर्चा के लिए केवल 8 घंटे का समय तय किए जाने से विपक्षी सदस्यों ने नाराजगी दिखाई और उन्होंने बैठक से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। आज 1 तारीख है, 2 तारीख को अगर लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में रिपोर्टिंग करना होता है, फिर वहां तय करके समय और वहां डिस्कशन होना है। अगर 2 दिन लोकसभा में चर्चा करेंगे तो कहाँ समय बचा है। हम तो वॉकआउट करके आए हैं, उनका मन में क्या है अब वो जाने। आदरणीय, हम आशा करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब चीज का संज्ञान रखेगी। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। अब लोकसभा में बीजेपी के पास अपने बूते बहुमत नहीं है और यही कारण है कि इसका पास होने का सारा दारोमदार एनडीए के सहयोगी दलों पर है। सरकार लगातार सहयोगी दलों के संपर्क में है। आज गृह मंत्री अमित शाह की जेडीयू नेताओं से मुलाकात भी हुई। सूत्रों के अनुसार बिल में जेडीयू के सुझावों को पूरी तरह से मान लिया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो किए गए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। साथ ही वक्फ की संपत्ति तय करने के लिए राज्य सरकार अधिकारी नियुक्त कर सकती है। मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी। पुरानी तारीख से नया कानून लागू नहीं किया जाएगा। इसी तरह टीडीपी के भी कुछ सुझाव थे जो कि जेपीसी में दिए गए थे, उन्हें भी बिल में समावेश कर लिया गया है और इसके बाद बताया गया कि टीडीपी ने भी खुलकर साथ देने की बात कही है और जेडीयू ने भी बिल के समर्थन में वोट डालने के लिए व्हिप जारी कर दी है। पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका और उसमें ये जरूर हम लोगों के तरफ से है कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखें। ये बिल एक बार आ जाने दीजिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ करके हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इन सब को आगे अगर ले जाता है, कैसे बड़ा मुस्लिम समाज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछड़ा रह गया है, इतनी ज़्यादा संपत्तियां होने के बाद भी, तो कैसे उसको आगे ले जाया जा सकते हैं, हम लोग इसके पक्ष में हैं। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। तो जहां तक नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बात है, उनकी पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आरजेडी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है जो कि खुलकर इस बिल के विरोध में खड़ी हो गई है। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करेगी। भाजपा के लोग नौकरी रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। लगातार जो है देश को तोड़ने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम में ही लगे हुए हैं। और वहीं अखिलेश यादव भी लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी पुराने कानून में संशोधन करके वक्फ को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। तो साफ है कि संसद में कल वक्फ बिल को लेकर काफ़ी हंगामा होने वाला है। विपक्ष ने अपनी बैठक भी की है और कहा है कि वो चर्चा में हिस्सा लेगी।
अगर लोकसभा की बात करें तो फिलहाल तो आंकड़े सरकार के पक्ष में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, बहुमत का आंकड़ा 272 का है। वहीं एनडीए के पास 293 का समर्थन है, तो यानी स्पष्ट बहुमत यहां पर एनडीए को है। उसे बिल पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी लोकसभा में। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उनके पास 235 सांसद हैं, अन्य 14 सांसद हैं। उनका रुख क्या रहेगा ये सदन में ही पता चलेगा। लेकिन सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में होने वाली है। अगर राज्यसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर कुल सांसदों की संख्या 245 है, मौजूदा संख्या 236 है, यानी बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में 119 का बैठता है। बिल के पक्ष में यानी एनडीए के पास आज की तारीख में 125 का आंकड़ा है। इसमें एनडीए के अपने 118 सांसद, 6 मनोनीत सांसद और एक निर्दलीय भी हैं, तो इस तरह से 125 आज की तारीख में सरकार के साथ हैं। तो ये आंकड़ा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 118 एनडीए के अपने सांसद हैं, इसके साथ ही इसमें 6 मनोनीत सांसद भी हैं और एक निर्दलीय सांसद भी है। तो इस तरह से 125 का जो आंकड़ा है वो बिल के पक्ष में आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। और अगर बिल के विरोध की बात करें तो 88 सांसद ऐसे हैं जो कि इंडिया ब्लॉक के हैं, जो इस बिल के विरोध में खुलकर आ चुके हैं। इसी तरह कुछ ऐसे दल हैं जो ना तो इधर हैं ना उधर हैं, लेकिन इनमें से संभावित विरोध हो सकता है। ऐसा आंकड़ा 19 दलों का है। इनमें बीजू जनता दल जिसके 7 सांसद हैं, वाईएसआर कांग्रेस बोल चुकी है कि वो भी विरोध करेगी, उसके भी 7 सांसद हैं, बीआरएस के 4 और बीएसपी का 1। इस तरह से कुल 19 सांसदों का संभावित विरोध भी हो सकता है। वहीं संभावित समर्थन या गैर हाजिर की अगर बात करें तो एआईएडीएमके, जिससे कि बातचीत चल रही है बीजेपी की तमिलनाडु में गठबंधन की, उसके 4 सांसद हैं, वो या तो समर्थन कर सकते हैं या फिर गैर हाजिर भी रह सकते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा का जो आंकड़ा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस बिल को लेकर। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है और कहा है कि कल सदन में मौजूद रहें। इंडिया ब्लॉक ने तय किया है कि वो बिल के खिलाफ वोट करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार और विपक्ष दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अपराजिता सारंगी जी हैं जो कि सांसद हैं बीजेपी की, अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, रशीद किदवई जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अपराजिता जी, सवाल यही है कि सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर क्या मजबूरी थी या क्या कारण था कि जिसके चलते वक्फ का ये बिल लाया जा रहा है, जबकि विपक्ष इतना तीखा विरोध इसका कर रहा है। आप सबको मेरा नमस्कार जी। देखिए, 26 मई 2014 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का कार्यभार प्रधानमंत्री के पद के तौर पर संभाला और उस समय से लेकर आज तक इन 11 वर्षों में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक पदक्षेप लिए गए हैं जो हमारे देश के लिए सही हैं। और मैं इसी क्रम में वक्फ बिल की बात करना चाहूँगी। मैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्य भी रही हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत सही सोच को लेकर इस वक्फ बिल को लाया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, 8 अगस्त 2024 इस बिल को लोकसभा में उपस्थापित किया गया जी। और उसके बाद उसी दिन इसे जेपीसी को भेजा गया और 6 महीने तक जेपीसी ने इस पर चर्चा की है। 44 संशोधनों को लेकर सरकार आई थी, 44 संशोधनों पर चर्चा हुई और जैसा कि आपको ज्ञात है करीबन 284 संस्थाओं से भी हमने चर्चा की है जी। और 38 सीटिंग इसकी हुई है, मुझे याद है। और उसके बाद अभी 655 पेज का रिपोर्ट जगदम्बिका पाल जी जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने उपस्थापित किया 30 जनवरी और कल इस पर वाद विवाद और मुझे लगता है तर्क वितर्क होने वाला है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक वक्फ प्रॉपर्टीज का सवाल है, करीबन 10 लाख, मैं 9 लाख नहीं बोलूंगी, ये 10 लाख में बोलूंगी, 10 लाख वक्फ प्रॉपर्टी सब जगह फैले हुए हैं। पारदर्शिता का अभाव है, इसका कोई डेटाबेस अभी तक ठीक ढंग से नहीं बन पाया है। और जहां तक मुत्तवली का सवाल है, जो केयर टेकर होते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के, उनकी जो आमदनी होनी चाहिए वो आमदनी नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है ये वक्फ की संपत्ति का जो ये पूरा मैं कहूँ। लेकिन आशंका ये है, आरोप ये है कि सरकार जो है वो सरकार जो है
जो संपत्ति है उस पर कब्जा करना चाहती है, यही आरोप लगाया जा रहा है और इसकी मंशा ठीक नहीं है सरकार की। देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार उन्मूलन करना चाहते हैं, अगर हम प्रबंधन में सुशासन लाना चाहते हैं, अगर हम पब्लिक डोमेन में इस पूरे डेटाबेस को रखना चाहते हैं, अगर हम गरीब मुसलमानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता है। सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती है, सरकार अच्छे शासन की बात करती है, तो मुझे तो लगता है कि सारे लोग 140 करोड़ जनता, जिसमें ये लोग भी शामिल हैं, चंद लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये भी खुद को शामिल करें और सरकार का समर्थन करें। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, ट्रिपल तलाक बिल जब हुआ था, इस तरह ही इन लोगों ने विरोध किया था, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ ऐसा ही किया, आर्टिकल 370-35A को जब हमने गुड बाय कहा तो ऐसा ही किया, अग्निपथ योजना की तो ऐसा ही किया। तो ठीक है, तो लेकिन आपने भी ये कहा है, विपक्ष से अपील की है कि इस बिल का समर्थन करना चाहिए। अपराजिता जी, आपको रोकूंगा क्योंकि अजय जी हमारे साथ हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आपने सुना अपराजिता जी को कह रही हैं कि विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि जो मंशा है सरकार की वो बिल्कुल स्पष्ट है, पारदर्शिता लाना बोर्ड के कामकाज में, जो गरीब मुसलमान है उनको हक दिलाना, और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उनका छुटकारा पाना। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाता है, वो ट्रेंड हो, वो खत्म हो। तो सरकार कह रही है कि उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी? अखिलेश जी, पहली बात की सरकार की मंशा पर ही तो प्रश्न है। सरकार की यदि मंशा वाकई संशोधन के माध्यम से सुधार लाना होता तो तहे दिल से कांग्रेस पार्टी जिस तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो सहयोगी की भूमिका में थी, और जिस तरह जेपीसी के माध्यम से हम चाहते थे कि एक स्वच्छ तौर पे और निर्भीकता के साथ निरपेक्ष भाव से इस पूरे बिल पर चर्चा हो और उसमें संशोधन इनकॉर्पोरेट किए जाए, वो हो गया होता। पर सरकार की मंशा सच्चाई है, उसे न संशोधन से है, न वक्फ बोर्ड से है, न उसमें क्या भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों से है। उसे सिर्फ उसकी मंशा है चर्चा के माध्यम से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना और सियासत करना, और कहीं ना कहीं एक बड़े समुदाय को इस देश में छोटा दिखाना, उसके मान सम्मान पर प्रश्न लगाना, और अंततः भारत के संवैधानिक जो उनको जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं आर्टिकल 25 और 26 पर प्रश्न लगाना, क्योंकि ये सरकार संवैधानिक प्रक्रिया में कभी भरोसा नहीं करती और संविधान को किसी न किसी रूप में लगातार चाहती है कि बुलडोज कर दिया जाए। आपत्तियों की बात है, कह रही है मैडम 44 आपत्तियां थी संशोधन यदि सरकार ला रही थी। जेपीसी में 14 संशोधन की बात की और आप खुद मेंबर थी, एक भी जो विरोधी प्रतिपक्षी साथियों ने उस संशोधन रखा उसमें से एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन कल भी तो आपके पास मौका रहेगा अजय जी, आपके पास कल भी मौका रहेगा कि आप संशोधन चाहें तो एकदम हम चर्चा कल भी करेंगे, और आज आपके माध्यम से भी जागरूक जनता को हम जरूर जनाना चाहते हैं। महिला सदस्यों की बात बार बार आ रही है, पहले भी 2013 में महिला सदस्य थी, ये झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि महिला सदस्य को हम लाना चाहते हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले की बात हो रही है कि उस पर आपत्ति सरकार उठाना चाहती है कि ट्रिब्यूनल में चूंकि बहुत सारे 40,000 मुकदमे हैं, इसलिए ट्रिब्यूनल इसका फैसला नहीं कर पाएगी। तो एनसीएलटी क्या है? एक ट्रिब्यूनल है जिसमें लाखों करोड़ रुपए जो है इनके पूंजीपति मित्रों के माफ हो रहे हैं। वो फैसले को ये सरकार क्यों मानती है? ट्रिब्यूनल को ही बंद कर दे। दूसरी बात, हाई कोर्ट में 60 लाख मसले अभी, लेकिन अजय जी ये प्रावधान होना कि जो वक्फ की संपत्ति है वो हमेशा वक्फ की रहेगी और जिस भी संपत्ति पर हाथ रख दिया वो वक्फ की हो गई, ये कहां तक जस्टिफाइड है? यही शर्मा जी, यही जो है ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे भाई, आपकी संपत्ति है तो आप ही की रहेगी ना, मेरी संपत्ति है मेरी रहेगी। संपत्ति के अधिकार में सरकार को क्या संशोधन करना है उसके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। वक्फ बोर्ड बिल पर संशोधन करके किसी की संपत्ति आप कब्जा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री गठित आपने की जो 8 अगस्त को की थी 24 में, यदि सरकार को यह सब करना ही नहीं था और सिर्फ उसको पास कराना होता ना, तो सरकार को लोकसभा में भी बहुमत था और राज्यसभा में भी कुछ ही दिन बाद बहुमत मिल गया था, पास करा देती। सरकार को इस चर्चा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश में ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना है और हिंदू मुस्लिम का दायरा है, इन्हें संशोधन। ठीक है, मैं रशीद किदवई जी को लाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी सिर्फ दे दीजिए 10 सेकंड। जी, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून इस देश में है, उस पर चर्चा हो सकती है।
जमीनों की बात है, 9 लाख करोड़ एकड़ जमीन की बात लगातार हो रही है। अरे भाई, किर्गिस्तान और शमशान की जमीन को भी आप कहते हैं कि वो जमीन है क्या? उसमें बहुत सारे जमीन वैसे हैं, उन मामलों में है। तीसरी बात, हिंदू मेंबर की बात आ रही है। ये बताइए ना, हमारे मंदिर में हमारे जो ट्रस्ट हैं उनमें कोई मुस्लिम मेंबर को लाया जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे लगता है इस पैनल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों सरकार चाह रही है? सरकार सिर्फ दबाव बनाकर एक साइकोलॉजिकल ये वार कर रही है, क्योंकि इसको मूल मुद्दों से भटकाना है। मित्रों को लाखों करोड़ रुपए सौंपना है, गरीब को। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि गैर मुसलमान सदस्यों को बनाने की बात है, जो उसमें प्रावधान किया गया है 22 में से केवल 2, जहां तक कि राज्य वक्फ बोर्ड की बात है। और अगर राष्ट्रीय परिषद की बात करें तो उसमें अभी उसमें जो है कम से कम संख्या 11 में से 2 है और इधर 22 में से 2 है। तो मुश्किल से मुझे लगता है 18 या 8% का आंकड़ा है। और इसलिए भी कहा जा रहा है अजय जी, क्योंकि ये जो संपत्ति होती है इसका सीधा लेना देना गैर मुस्लिमों से भी होता है। तो शायद ये भी एक कारण। रशीद जी को बताना चाहूंगा। रशीद जी, दान यदि अखिलेश जी, दान यदि आपने दिया है तो दान की वो संपत्ति वक्त मानी जाती है। और जो जमीन का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, झूठा आंकड़ा है। 1,40,000 एकड़ की बात है। वो भी जमीन में बहुत सारे विवाद है। उन विवादों के निपटारा के लिए भी ट्रिब्यूनल में बहुत सारे मुद्दे। ठीक है, अपराजिता जी कुछ कहना चाहती है, फिर मैं रशीद जी के पास जाऊंगा। जी अपराजिता जी। बिल्कुल, देखिए मैं 6 महीने इस बिल के साथ बैठी हूं। मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहती हूं, ये गुमराह कर रहे हैं। 44 संशोधनों को लेकर सरकार जेपीसी के पास गई, जेपीसी को कहा कि तुरंत रिपोर्ट प्रदान करें। 6 महीने लगे उस रिपोर्ट को देने में। और जैसा कि मैंने कहा कि इन 44 संशोधनों का जो प्रस्ताव था, इसमें 14 संशोधन लाए गए। इन 44 संशोधनों में 14 संशोधन लाए गए। और अगर आप इन संशोधनों को देखेंगे, जो 14 संशोधन आए हैं, ये सारे संशोधन हमारे जेपीसी मेंबर्स या फिर जिन लोगों के साथ हम लोगों ने वार्तालाप किया, हम लोगों ने बातचीत की, विचार विमर्श किया, उनके मतों को सम्मान देकर हम। मैं आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा। रशीद जी से संक्षेप में टिप्पणी लूंगा। रशीद जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि मुझे एक दूसरी बड़ी खबर की तरफ जाना है। बिल्कुल गलत। रशीद जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले? आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास है या फिर वाकई सरकार की मंशा न्याय दिलाने की है? देखिए, अखिलेश, मामला जो है पेचीदा है। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकलेगा। जो जनता दल यूनाइटेड के जो सुझाव है कि अतीत को न छेड़ा जाए, इसको पूर्व की तारीख से न किया जाए, मुझे लगता है वो एक मीटिंग ग्राउंड हो सकता है। उसको लेकर के दोनों पक्ष हो सकता है राजी होने की। विपक्ष तो विरोध करता रहेगा। अब जहां तक उसके राजनीतिक रूप से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, अखिलेश, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो दान की द्वारा होती है, उसका मैनेजमेंट का काम शुरू से आज तक सरकारी करती आ रही है। वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ कमिश्नर होता है, वुमन IAS अधिकारी होता है। और यदि उसमें भ्रष्टाचार और दुरुपयोग हुआ है तो उसके दोषी राज्य सरकारें नहीं है, जो तमाम राजनीतिक दलों की रही है, और उसमें भाजपा भी शामिल है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा रशीद जी, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, ये जुड़ी हुई है महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले की। इसमें सीबीआई ने FIR दर्ज की और इसकी कॉपी अब सामने आई है। और महत्वपूर्ण बात यह, बड़ी खबर यह है कि इस FIR में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल का नाम है। आरोपी नंबर 6 इसके तौर पर भूपेश बघेल का नाम दिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ EOW ने जो FIR की थी, उसमें भी भूपेश बघेल का नाम था। और हाल ही में सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर 60 जगहों पर छापेमारी भी की थी। तो हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस बात को लेकर के क्या समझा जाए कि 6ठे नंबर पर भूपेश बघेल का नाम दिया गया है? मुकेश, देखिए, बिल्कुल, जो सीबीआई ने FIR दर्ज की है, उस FIR में आरोपी नंबर 6 के तौर पर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनका नाम है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने हाल ही में 60 जगहों पर छापेमारी की थी। और ये छापेमारी भूपेश बघेल के अलावा जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के कुछ सीनियर IPS अफसर हैं, उनके ठिकाने पर हुई थी। भूपेश बघेल के जो एसोसिएट्स हैं, उनके ठिकानों पर ये रेड हुई थी। और रेड के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले पर केस दर्ज किया है। इस FIR में कुल 21 आरोपी हैं, जिसमें महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उपल के अलावा जो मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनका भी नाम है। और FIR में आरोपी नंबर 6 के तौर पर उनको रखा गया है।
जो ईडी ने पूरे केस में जांच की थी, जांच में पाया था कि जो महादेव ऐप के प्रमोटर हैं, इन्होंने करीब 508 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी भूपेश बघेल को दी है और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया है, निजी कामों के लिए किया है और कांग्रेस पार्टी के लिए किया है। जांच में बात भी सामने आई है कि ये दोनों जो प्रमोटर हैं, इन्होंने अपने इलीगल ऐप को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको बड़े पैमाने पर प्रोटेक्शन मनी दी है। तो जांच में ये बात भी सामने आई है और छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर डिजिटल एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं और जो पूरा नेक्सस है ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, राजनेताओं के बीच में और ये ऐप जो है इसके प्रमोटरों के बीच में, ये निकलकर सामने आया है। जी शुक्रिया आपका मुकेश। तो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर दे रहे हैं कि महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम 6ठे नंबर पर इसमें रखा गया है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।